जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज भारत में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जो कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किया गया था। इसमें हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलीवाड़ी व्यवस्था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये जो है, जब कंपनी भारत में आई थी तो भारत जो था वो उस समय कृषि पर निर्भर था पूरा, और वो आत्मनिर्भर था कृषि पर। ठीक है, तो जैसे जो इसमें क्या होता था कि उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था अपना, और फसल का एक भाग जो है वो सरकार को दे दिया जाता था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। और वह 1771 ईस्वी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत में पहले जैसे ही पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। लेकिन अब कंपनी को क्या था कि व्यापार में निवेश, प्रशासनिक खर्चों एवं भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, जैसे पहले तो वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीता, उसके बाद उसका पूरा मुख्य लक्ष्य था कि पूरा भारत को जीते और उससे जितना धन हो सके वो लूट के ब्रिटेन ले जाए। तो इस सब के लिए उसको अधिकतम राशि की ज़रूरत है। तो जैसे वो क्या किया कि भारत तो कृषि प्रधान था, उसको भूमि से ही जो भू राजस्व एक ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकतम धन प्राप्त हो सकता था। इसीलिए क्या किया गया कि जो है वो करों की दर में वृद्धि की गई एवं जैसे क्षेत्र विशेष में जो है वो अलग अलग भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया। तो 1772 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो लागू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इजारेदारी प्रथा। इसमें क्या होता था कि इसमें जो था इजारेदारी प्रथा में एक तरह से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को कर वसूल करने के लिए दिया जाता था 5 वर्षों के लिए। लेकिन बदलती ज़रूरतों और गलत नीतियों के कारण जो है इसे कुछ सालों बाद ही पंचवर्षीय जो ये था योजना, उसको 1 साल के लिए कर दिया गया। फिर 1790 ईस्वी में सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दोनों मिलकर एक योजना बनाए जिसे उस जमींदारी व्यवस्था कहा गया, जिसमें क्या होता था कि जमींदारों को कर वसूलने के लिए एक मीडिएटर के रूप में लाया गया। तो जो 1790 ईस्वी था उसमें सर जॉन शोर बोले थे ना कि यह 10 वर्षों के लिए हो, ताकि जैसे समय समय पर हम भूमि के उपज का निर्धारण कर सके कि जैसे इस भूमि में से कितना उपज होने लगा है या हो रहा है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि नहीं, ये ज़मींदार के साथ हो लेकिन हमेशा के लिए हो। तो सर जॉन शोर की बात मानकर 1790 ईस्वी में है इसे जमींदारी व्यवस्था को 10 वर्षीय लागू किया गया था। लेकिन सर जॉन शोर की मृत्यु जो है 1793 ईस्वी में हो गई। तो फिर क्या किया लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको अस्थायी कर दिया 1793 ईस्वी में। ये जो है भारत के 19% भाग पर लागू किया गया था। इसमें क्या होता था कि जमींदार जो है जमींदार कर वसूल करके 90% भाग कंपनी को, या तो 10/11 भाग कंपनी को और 10% या 1/11 भाग खुद रखते थे। ये कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू किया गया था। आप इसको इस मैप से देख सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ है, यह 19% भाग पर लागू किया गया था। और देखिए ये जो है यहाँ लागू किया गया था। ये हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक के उत्तरी राज्यों में यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता था। ये इसमें इसको एक और कहा जाता था, व्यवस्था, एक इस्तमरारी या सूर्यास्त कानून लाया गया था। इसमें क्या होता था कि जमींदार, अगर कोई एक तय समय जमींदार को दिया गया है कि इस समय को आपको कर चुका देना है, लाकर कंपनी को दे देना है, तो शाम होने से पहले यदि जमींदार ले जाकर जो है कंपनी को लगान नहीं देते थे तो उनका जो है जमींदारी छीन लिया जाता था। इसमें देखिए इसमें प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव तो इस सभी का प्रभाव भारत के लिए नकारात्मक ही रहा,
किसान के लिए नकारात्मक ही रहा। सिर्फ कंपनी का अपना फायदा था, वो अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए जितना भी व्यवस्था लाई वो सब अपने औपनिवेशिक हित की पूर्ति के लिए ही लाई थी। इसमें क्या हुआ कि कंपनी की आय में वृद्धि हो गया। फिर प्रति वर्ष राजस्व दर तय करने से कंपनी को मुक्ति मिल गया, क्योंकि तो अस्थायी हो गया था और उसको मतलब है अपना बजट तैयार करने में आसानी होने लगी। और इससे जो है कि ज़मींदार वर्ग का जो है वो कंपनी को समर्थन मिला, ज़मींदार वर्ग का। और इसमें देखिए, इसमें अब नकारात्मक प्रभाव वो क्या था। तो ज़मींदारों ने किसानों का भरपूर शोषण किया। कैसे? कंपनी तो निर्धारित की थी कि 90% उनको देना है, लेकिन किसान जो ज़मींदार जो है वो मनमाना कर वसूल करते थे किसानों से। इस व्यवस्था में क्या हुआ, जैसे इस व्यवस्था में अगर नहीं देता था किसान लगान, तो उसका जो है ज़मींदार भूमि हड़प लेता था। तो ज़मींदार समझिए तो एक तरह से ज़मींदार के पास धीरे धीरे बहुत भूमि एकत्र होने लगी और वह अब बहुत समृद्ध होने लगा। अभी देखते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए अस्थायी बंदोबस्त का एक और दोष क्या था कि जैसे वित्तीय दृष्टिकोण से इस व्यवस्था में शासन को आगे चलकर घाटा हुआ, क्योंकि भूमि कर को निर्धारित करते समय भूमि तथा उत्पादन के भावी मूल्य बढ़ने की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। अभी रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि यह सीधे मतलब निजी खेती है और किसान या तो रैयतों द्वारा ही इसमें किया गया था, मतलब डायरेक्ट उसी से कर लिया जाता था। तो इसको कौन कौन लागू किए थे और कहाँ कहाँ और कितना क्षेत्र में? तो देखिए 1792 ईस्वी में 12 महल होगा। 12 महल में कर्नल रीड शुरू किए थे और 1820 ईस्वी में जो इसका विस्तार कर दिया गया और टॉमस मोनरो और एलिफिस्टन द्वारा विस्तार किया गया। इसमें अलेक्जेंडर रीड भी नाम आता है। ठीक है, ये जो है कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर था? तो 51% भाग पर था। और इसमें क्या होता था, कर की दर कितना था? तो उपजाऊ भूमि पर 3/5, यानी कि आप अगर जितना उपजाते हैं उसमें आपको 60% दे देना पड़ता था, आधा से भी ज़्यादा। और शुष्क भूमि या तो कम उपजाऊ भूमि पर 50% था। इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास, मुंबई, सिंध, असम में लागू किया गया था। और यह जो व्यवस्था था ये 20 से 30 वर्ष पर इसका फिर से मतलब निर्धारण किया जाता था, देखा जाता था कि जितना हम लोग अनुमान लगाए हैं उतना उपज हो रहा है या नहीं, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में ऐसा नहीं किया गया था। उसमें देखा नहीं गया था कि जितना हम लोग अनुमान लगाते हैं उतना उपज होता है या नहीं खेती में। देखिए हम इसको इस फिगर से देख सकते हैं। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यहाँ लागू किया गया था। मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, और यहाँ थोड़ा सा असम के क्षेत्र में और यहाँ थोड़ा सिंध के क्षेत्र में। ये कुल भूमि का 30% भाग पर था। इसमें पूरी तरह से देख सकते हैं। ये हो गया मद्रास, मुंबई, सिंध और यहाँ असम। देखिए इसमें तो क्या हुआ कि जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, मतलब रैयत मतलब किसान, और व्यक्तिगत तौर पर सरकार को लगान देने के लिए मतलब उत्तरदायी थे ये किसान। मतलब जमींदार जो थे वो अब नहीं रहे, बिचौलिया की समाप्ति हो गई। अब डायरेक्ट जो है वो किसान जो है वो ब्रिटिश सरकार को ही देता था कर। इसमें क्या हुआ कि किसानों को जो भू स्वामित्व दिया गया उनसे किसानों में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। अब जो है अभी देखिए इसमें नकारात्मक प्रभाव इसका क्या हुआ कि इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया। अब शोषक वर्ग के रूप में जमींदार नहीं था, अब ब्रिटिश सरकार हो गया। अब जो भूमि पर रैयतों का अधिकार लगान
देने तक ही था। अगर लगान नहीं देते थे तो उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था। और लगान वसूलने वाले जो कर्मचारी थे वो किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। अभी हम लोग देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है 1822 ईस्वी में, और कुल भूमि का ब्रिटिश जो क्षेत्र था उसका कुल भूमि का 30% भाग पर लागू किया गया। इसको कौन लागू किए थे? तो हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन वर्ड लागू गए थे। इस समय क्या था कि देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को प्रत्यक्ष रूप से इसलिए लाया गया था क्योंकि दक्षिण में जो है वो जमींदार वर्ग जैसा कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था, इसलिए किसान को डायरेक्ट सरकार को ही कर देना था प्रत्यक्ष रूप से। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है, ये है महलवाड़ी व्यवस्था। तो उत्तर भारत में जो था वो ग्रामीण समुदाय सबल स्थिति में थी, तो इसलिए पहली बार जो है भू राजस्व व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय को ही महत्व दिया गया। महाल मतलब होता है एक गांव को महाल मतलब एक महाल मान लिया जाता था, और उसको एक प्रमुख, उसके मतलब गांव के एक को प्रमुख बना दिया जाता था। उसी के पास किसान जो है लगान देते थे, और वो लगान जो है महाल सरकार को देती थी। मतलब ठीक है, आप इसको इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो इसको कौन कौन से भाग में लागू किया गया था? तो मध्य प्रांत भारत के ये गंगा घाटी में, फिर यहाँ हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत या तो पंजाब भाग में। मध्य प्रांत हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत या तो ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। देखिए, ये जो है हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन वर्ड लागू किए थे। देखिए, ये भारत के 30% भूमि पर लागू किया गया था। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो कर था वो 2/3 भाग वसूला जाता था, लेकिन वास्तविकता जो बहुत ज़्यादा था, 95% तक कर वसूल कर लिया जाता था कहीं किसी किसी क्षेत्र में। लेकिन याद रखिएगा 2/3 भाग ही था। अभी इसको तो बता ही दिए कि गंगा घाटी, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब में लागू किया गया था। इसमें क्या हुआ महलवाड़ी व्यवस्था में कि महाल के प्रमुख के पास किसानों को उनकी भूमि से बेदखली का अधिकार मिल गया था। मतलब अगर लगान आप नहीं देते हैं तो वो महाल जो है आपकी भूमि जब्त कर लेती थी। तो समझिए कि भी एक जमींदारी का व्यवस्था का ही रूप था। इसमें एक यह सकारात्मक पक्ष था कि सामूहिक कृषि पर बल मिला, और लेकिन महाल के मुखिया जो है इस व्यवस्था से बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अभी देखिए, इस सब का भारत में एक क्या प्रभाव पड़ा? तो इस सब का जो है प्रभाव निकला कि भारत की जितना भी भूमि था हस्तांतरीय बन गया। जैसे किसान अपने ही भूमि पर जो है अपने ही भूमि पर मजदूरी करने के लिए विवश हो गए, क्योंकि उनकी भूमि या तो महाल के पास या तो सरकार के पास या तो जमींदार के पास जब्त हो गई। उत्पादन में कमी हुई, कृषक जो है ऋणग्रस्तता के शिकार हुए, क्योंकि उनको लगान अगर नहीं दे पाते थे तो वो फिर ऋण लेते थे। फिर अकाल एवं भूखमरी की समस्या जो है वो बढ़ गई। कृषि क्षेत्र में एक नवीन वर्ग का उदय हुआ, जमींदार महाल। उद्योग की जगह भूमि में पूंजी निवेश को बढ़ाया गया। मतलब उद्योग में लगाना था लेकिन वो लोग भूमि में लगाएं, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पाया था। इस प्रकार देख सकते हैं कंपनी जो है भारत में भू राजस्व की उगाही के लिए मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि मतलब व्यवस्था को अपनाया। लेकिन इस सब नीति का जो है मतलब जितना भी नीति लागू किया गया था भारत में, उस सब का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। और इस तरह सोने की चिड़िया जो कहा जाने वाला भारत देश था वो गरीबी, ऋणग्रस्तता, पिछड़ापन, अकालग्रस्त हो गया। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी का विद्रोह देखेंगे।